वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। अच्छा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि आप लोगों को सरकार के किस अंग पर सबसे अधिक ट्रस्ट है, मैक्सिमम लोगों का आंसर होगा जुडिशियरी, क्योंकि जुडिशियरी ने अपने जजमेंट से लोगों के फंडामेंटल राइट और बेसिक राइट को सिक्योर किया है। साथ ही बाकी जो गवर्नमेंट के ऑर्गेन्स हैं उनके पावर को चेक एंड बैलेंस किया है। आज अगर डेमोक्रेसी हमारे देश में बहुत स्मूथली सर्वाइव कर रही है, जबकि साउथ एशिया में आसपास कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कि डेमोक्रेसी इस फॉर्मेट में कंटिन्यू है, तो उसका एकमात्र और एक बहुत बड़ा श्रेय जुडिशरी को जाता है। लेकिन क्या हो, जब जुडिशरी ओवररीच करने लगे, अपने पावर से आगे जाकर के काम करने लगे, लोगों के सेंटीमेंट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर जुडिशरी खुद ओवररीच करने लगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते रहेंगे, और यह क्योंकि जुडिशरी का एक लंबा टेन्योर है, तो ऐसे जज आएंगे जिनसे कि आपके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। हाल ही में एक केस हुआ है जिसमें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं CJI BR गवई, इन्होंने एक जजमेंट्स में एक PIL फाइल किया गया था। उस PIL में रिप्लाई करते टाइम पे इन्होंने कहा कि गो एंड आस्क द डाइटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। जाओ और अपने भगवान से कहो कि वो खुद अपने लिए कुछ करे। You say you are a staunch devotee of Lord Vishnu, so go and pray now. तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, तो जाओ और उनसे प्रार्थना करो, उन्हीं के पास जाओ। हम सभी जानते हैं कि जुडिशरी के पास हम अपने समस्याओं को लेकर के, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर के जाते हैं, और जुडिशरी का काम है उस पर निष्पक्ष न्याय देना। लेकिन जुडिशरी जब आपको आपके सेंटिमेंटल इश्यूज पर, क्योंकि रिलीजन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इशू होता है, उस पर अगर जुडिशरी ऐसा स्टांस ले जो कि आपके डायटी पर, आपके ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाए और आपको न्याय देने के बजाय आपको वापस रिटर्न कर दे, तो यह अपने आप में जुडिशरी के लिए भी, उसके प्रेस्टीज के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। दरअसल एक मुद्दा हुआ है जिसमें एक PIL फाइल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो लॉर्ड विष्णु का एक टेम्पल है, जावेरी टेम्पल, जो कि खजुराहो में है, वहां पर मुगल इरा में भगवान विष्णु का, ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा, इसमें भगवान विष्णु की जो सर है उसको तोड़ दिया गया था। मुगल इरा में इसको तोड़ दिया गया था। तो एक PIL दायर किया गया और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्डर करे, क्योंकि ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे के प्रोटेक्शन में आता है, तो उसको ऑर्डर करे कि यहां पर जो भगवान विष्णु का जो सर टूटा हुआ है इसको फिर से रीइंस्टॉल किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। इसी केस की सुनवाई करते समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने ऐसे स्टांस कहे, ऐसे स्टेटमेंट दिए। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना चाहिए? यहां पर एक क्या जुडिशियल एथिक्स का वायलेशन नहीं है? हमारा लीगल लॉ क्या कहता है? आइए इन दोनों मुद्दों पर, इस दोनों बेस पे इस क्वेश्चन की जांच करते हैं। सबसे पहला है लीगल बेसिस। लीगल बेसिस पे अगर हम देखें तो आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, और ये फंडामेंटल राइट है। साथ ही आर्टिकल 26 कहता है कि जो आपके रिलीजियस अफेयर हैं उसको आप मैनेज कर सकते हैं। अब अगर आप अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, तो इसीलिए सरकार ने भी समय समय पर ऐसे एक्ट्स बनाए हैं जिसके माध्यम से रिलीजियस साइट्स को प्रिजर्व किया जाता है, जिसमें कि एक फेमस एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इस एक्ट के थ्रू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वह जितने भी हमारे पुराने टेम्पल्स हैं या जो भी हमारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको कंजर्व करता है, और अगर वो खराब हो रही हैं तो उसको रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड करने का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। अगला स्टांस आता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि कोई भी आर्कियोलॉजिकल साइट, चाहे वो रिलीजियस हो या हिस्टोरिकल हो, हेरिटेज से जुड़ा हुआ हो, वो अगर रिलीजियस है, थोड़ा उस पर डिबेट है, तो 15 अगस्त 1947 को उसका जो स्टेटस था उसी स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा। अगला एक्ट है हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 25 to 28। यह खुद कहता है कि आपके अगर फंडामेंटल राइट, जिसमें कि राइट टू रिलीजन है, अगर ये वायलेट होते हैं तो आप आर्टिकल 32 का यूज करके, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, और वहां से सुप्रीम कोर्ट से रेमेडीज की डिमांड कर सकते हैं। तो
हमने देखा कि जो लीगल बेसिस है उसके आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या कोई टेम्पल है जो एंशिएंट टेम्पल है उसको रिकंस्ट्रक्ट, उसको रिबिल्ड करने का राइट है। अब आता है एथिकल इशू, एथिकल क्वेश्चन कि क्या जज को जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं उनको मॉक करने का राइट होना चाहिए, क्योंकि हम जुडिशियरी को एक ऐसा ऑर्गन के रूप में देखते हैं जो निष्पक्ष होकर के बिना किसी सेंटिमेंट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके आधार पर जजमेंट देता है। लेकिन जुडिशियरी जब रिलीजियस सेंटिमेंट को मॉक करने लगे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या रेमेडीज है। इस संदर्भ में जुडिशियरी के लिए खुद के लिए भी कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे री स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये 1997 में एडॉप्ट किया गया था और इसमें मैंडेट किया गया था कि जो जुडिशियरी है वह इम्पार्शियलिटी मतलब बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के साथ, प्रोपराइटी एंड जस्टिस इनको बेस बना करके और अपना जजमेंट देगी। साथ ही जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट बी सीन टू बी डन। इस 1997 के कोड ऑफ कंडक्ट में रूल में कहा गया था कि जुडिशियरी सिर्फ जजमेंट देगी ही नहीं बल्कि जजमेंट होते हुए दिखना भी चाहिए, लोगों को भी महसूस होना चाहिए कि जुडिशियरी न्याय कर रही है। अगला एक और कोड ऑफ कंडक्ट आया था, बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट, ये 2002 में अडॉप्ट किया गया था और उसमें कहा गया था कि जुडिशियरी को 6 कोर वैल्यूज को अडॉप्ट करना चाहिए। वो 6 कोर वैल्यूज क्या क्या हैं? पहला है इंडिपेंडेंस। हम सभी जानते हैं कि जुडिशियरी बाकी 2 ऑर्गन है, कार्यपालिका और विधायिका, इन दोनों से इंडिपेंडेंट होकर के काम करती है और इन दोनों का कोई दबाव वहां पर काम नहीं आता। अगला है इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता के साथ बिना किसी भेदभाव के जस्टिस देना है। इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठ होकर के, मतलब अपना खुद का जो प्रिजुडिस है, अपना खुद का पूर्वाग्रह है, खुद का जो भी मानना हो उस सब को हटा करके जो आपके सामने फैक्ट एंड फिगर आएंगे उसके आधार पर जजमेंट देना है, न कि अपने आप क्या सोचते हैं इसको आधार पर। ठीक है। अगला है प्रोपराइटी, मतलब फैक्ट एंड फिगर के साथ। इक्वालिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबको समान मानना है। एंड कंपिटेंस, मतलब लोगों के साथ उनके जो चीजें जैसी हैं उसको एज इट इज आपको जजमेंट देना है। तो ये 6 कोर वैल्यूज थे जिसके आधार पर जुडिशियरी को जजमेंट देना है, ऐसा बेंगलोर प्रिंसिपल्स में जुडिशियल कंडक्ट बनाया गया था। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो जजों को रिलीजियस सेंटिमेंट्स को मॉक करने का, उनका मजाक उड़ाने का कोई राइट नहीं बनता है। इसके 2 घाटा है, इसका 2 घाटा है। पहला, एक तो जुडिशियरी की जो रिस्पेक्ट है वह खुद ब खुद कम हो जाती है, क्योंकि इंसान अभी भी हम सबसे अधिक ट्रस्ट जुडिशियरी पर करते हैं तो सरकार के अगेंस्ट जुडिशियरी के पास जाते हैं। लेकिन क्या हो जब जुडिशियरी के अगेंस्ट हम कार्यपालिका और विधायिका की तरफ रुख कर जाए? वह डेमोक्रेसी के लिए सबसे बुरा दिन होगा, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका अपने आप में ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास बहुत अधिक पावर होता है और अगर लोग उन पर अधिक ट्रस्ट करने लगेंगे रेदर देन ट्रस्टिंग ऑन जुडिशियरी तो अपने आप में सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो ऐसे में जुडिशियरी की यह राइट बनती है कि वह लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर बनाए रखे ताकि जो गवर्नमेंट्स के बाकी ऑर्गन्स हैं उसको चेक एंड बैलेंस किया जा सके। अब आगे क्वेश्चन आता है कि किस आधार पर इसको क्रिटिसिज्म किया जाए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर सच केस, इस केस में क्या किया जाए। तो इसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म है कि इस केस का मतलब, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में जहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर फैसला सुनाया है, हाई कोर्ट्स ने भी ऐसे केसेस अडॉप्ट किए और फैसला सुनाया है। जैसे सिरूर मठ, लिख दिया गया है सिरूर मठ केस 1954, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना था, वो सेम टाइप का केस था, मठ का केस था। फिर इस्माइल फरूकी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1994, ये अयोध्या वर्डिक्ट वाला केस है, इसमें भी अयोध्या केस को सुप्रीम कोर्ट ने हियर किया था, सुना था। अगला है सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2014, इसमें सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था कि जो स्टेट का कंट्रोल है रिलीजियस प्लेस पर, टेम्पल्स पर, उसको टेम्पल को स्टेट के कंट्रोल से बाहर किया जाए। इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना था, हियर किया था।
अगला केस है तमिलनाडु आइडल थेफ्ट केस। 2017 में आया था कि तमिलनाडु के कुछ मंदिर से मूर्तियां चोरी हो गई थी। उसमें मद्रास हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो मूर्तियां चोरी हो गई हैं उसको फिर से वहां पर स्टेट गवर्नमेंट रीइंस्टॉल करे। तो इसका मतलब है कि ऐसे केसेस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे केसेस को सुना है। तो इसका मतलब है कि अगर यह खजुराहो का भगवान विष्णु के टेंपल का केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट को यह प्लिया को रिजेक्ट करने के बजाय इस पर अपना ओपिनियन देना चाहिए था, हाँ या ना करना चाहिए था। क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोई इंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ऐसा ओपिनियन देना चाहिए था, ना कि इसका मजाक उड़ाना चाहिए था। अगला मुद्दा आता है क्रिटिसिज्म का। कुछ लोग इसको एक आधार बना रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनका बैकग्राउंड एंड पर्सनल बायस इसमें है। अब बैकग्राउंड और पर्सनल बायस का क्या मतलब है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो नियो बुद्धिस्ट है। नियो बुद्धिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसमें बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। किसी भी रिलीजन को आप अडॉप्ट करें, किसी भी सेंटिमेंट को आप फॉलो करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इनके पिताजी डॉक्टर अंबेडकर के साथ 1956 में कन्वर्ट हो चुके थे। तो अब लोगों का कहना है, कुछ लोगों का मानना है कि इनका जो पर्सनल प्रेजुडिस है इस आधार पर ये हिंदू रिलीजन को मॉक करते हैं, क्योंकि जो न्यू बुद्धिज्म है उसका जो 15 रूल्स हैं उसमें पहला ही रूल है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश को रिजेक्ट करना है। अब यहां पर वही आ जाता है जो बेंगलुरु कंडक्ट था 2002 का, कि जुडिशरी को अपने पर्सनल प्रेजुडिस को साइड में रख करके और जो केसेस आते हैं उसको मेरिट के आधार पर सुनना है, न कि अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने पर्सनल थॉट, अपने पर्सनल बैकग्राउंड को बेस बना करके किसी केस को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करना है। तो यह एक आरोप है, क्रिटिसिज्म है जुडिशियरी पर। अब आते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो व्हाट इज ऑप्शंस अवेलेबल टू द पिटिशनर्स। पहला है कि वो क्लैरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटेरिएट है उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप क्लैरिफाई करो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने या जो भी जज है उन्होंने ऐसा कमेंट क्यों किया एंड व्हाट वाज हिज इंटेंशन। ओके, अब इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटेरिएट है वो आपको रिप्लाई करेगा। रिप्लाई करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो मना भी कर सकता है। अगला है फिलिंग अ फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन टू द सीजीआई। सीजीआई को खुद भी आप चिट्ठी लिख करके और उनके ओपिनियन की बात कर सकते हैं कि आपने ऐसा किया है तो प्लीज आप क्लियरफाई कर दीजिए स्वयं कि ऐसा आपने मॉक क्यों किया, मजाक क्यों उड़ाया। थर्ड ऑप्शन इज कि आप पॉलिटिकल और पब्लिक डिबेट में इस टॉपिक पर चर्चा करिए, ताकि अगर यहां पर इसके प्रो एंड कॉन्स है तो इस पर प्रॉपर सोसाइटी में इस पर डिबेट हो और फिर जुडिशरी पर भी प्रेशर बने कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब बातें आपको समझ में आ गई। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जुडिशियरी को जो जज होते हैं वह इसी सोसाइटी से आते हैं। तो सोसाइटी में अगर सोशल हार्मोनी होगी, एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के फेथ को रिस्पेक्ट होगा, तो वो जज भी उसको रिस्पेक्ट करेंगे। साथ ही आपको यह भी पता है कि जजों का सोशल लाइफ बहुत लिमिटेड होता है। उनको सोसाइटी में जाकर के लोगों के साथ मिलने जुलने की बहुत ज्यादा आजादी नहीं होती है। उन्हें एक बंद लाइफ जीना होता है और इसका कारण है कि वह जब लोगों के साथ जाकर के घुलने मिलने लगेंगे तो अपने आंखों से जब सोसाइटी के मुद्दों को देखने लगेंगे तो वह निष्पक्ष होकर के जजमेंट नहीं दे पाएंगे। यह कोई एक रिटन रूल नहीं है, लेकिन यह कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है कि जजों को ऐसा किया गया है और जजों ने आज तक अपने आप को ऐसे ही रखा है, वो एक क्लोज सोसाइटी के पार्ट बन करके रहे हैं। इसका कारण यही है कि इसीलिए कि अभी तक जुडिशरी पर हमारा ट्रस्ट बना हुआ है। लेकिन जजों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अगर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनके स्टेटमेंट को बहुत हाई वैल्यू दिया जाता है। उनके एक एक स्टेटमेंट को सोसाइटी में बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो उनके अपने स्टेटमेंट का, खुद का रिस्पेक्ट, जुडिशरी का रिस्पेक्ट और लोगों के फेथ, रिलीजन और उनके विश्वास का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब उम्मीद है कि ऐसे केसेस के बाद, क्योंकि कभी कभी डाउट, कभी कभी भावनाओं से भी कुछ बातें, कुछ शब्द बाहर निकल जाते हैं, इसीलिए यहां पर यह कह देना कि उनका इंटेंशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटेंशन मजाक उड़ाना है, यह भी पूर्णतया सही नहीं है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक लंबे समय से जुडिशरी में रहे हैं, उन्हें जजों के एक्शन, उनके कार्य, उनके कोड ऑफ कंडक्ट आदि के बारे में सारी जानकारियां हैं।
तो उनके स्टेटमेंट को आगे से इस बात को उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही हमें भी जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम अनफेयर क्रिटिसिज्म ना करें, बल्कि एक वैलिड पॉइंट के साथ क्रिटिसिज्म करें और जुडिशरी भी इसको संतुलित करे। मुझे उम्मीद है टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आज इस सेशन को यहां पर एंड करते हैं। लेकिन जुडिशरी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या जुडिशरी को ऐसे कमेंट करना चाहिए, और अगर ऐसे कमेंट जुडिशरी करती है तो लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहां एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।